नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 52। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 51 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। तो स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 52 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है, सिलिकॉन 1430 तथा पासपोर्ट 1531 है। क्या है? देखिए ऑप्शन देखते हैं, समस्थानिक, आइसोबार, सम इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, इस पूरे प्रश्न का ऑपरेशन मैं करता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों आइसोटोप। अरे क्या बोला जाता है? आइसोटोप। अब देखते हैं सबसे पहले कि सर समस्थानिक के आइसोटोप क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको समस्थानिक के आइसोटोप क्या होते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं दोस्तों? समान। अरे परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? समान। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों? अलग अलग। अरे द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बताया कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? समान और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। आपस में क्या कहलाते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप। जैसे अगर बात करें हाइड्रोजन, आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। क्या ये जो मैंने परिभाषा बताई ये बिल्कुल सटीक बैटरी है? बिल्कुल सटीक बैटरी है। क्या कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्या कहलाते हैं आपस में? समस्थानिक। जैसे देखिए हाइड्रोजन, नीचे हमेशा परमाणु क्रमांक होते हैं दोस्तों। तो हाइड्रोजन देखो, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो परमाणु क्रमांक तो बिल्कुल समान। द्रव्यमान संख्या इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3। याद रखना है, द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ठीक है दोस्तों, 1H1, 1H2 और 1H3। अब बात करते हैं आइसोबार, या जिसे क्या बोला जाता है? समबारिक। अरे क्या बोला जाता है? समबारिक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये क्या होते हैं? ये बिल्कुल इसका उल्टा है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं दोस्तों? अलग अलग। अरे परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? अलग अलग, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है? समान। अरे द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात। अरे द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान। अब इसका एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे आर्गन, ठीक है, और एक है कैल्शियम। अब देखो, जो भी प्यारे भावी फौजी इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको सिलेक्शन चाहिए, अरे भाई साहब लाला तैयारी तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन जिनको सिलेक्शन चाहिए मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। भाई साहब 30 तक परमाणु क्रमांक याद कर लेना। कैसे लाला? प्रश्न आते हैं कि बताइए सोडियम की प्रतीक है, तो सोडियम का प्रतीक है Na, परमाणु क्रमांक 11 आता है। बताइए मैग्नीज का परमाणु संख्या मैग्नीज, ठीक है, 25 और प्रतीक Mn। ठीक है, जैसे आता है। बताइए कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca और परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 20। ठीक है, तो ये सारे 30 तक लगभग याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर पहुंचा जाता है। और जो लाला याद नहीं करेगा वो ठंड के लिए तैयार रहें, और फिर भाई साहब सर्दी के अंदर आइसक्रीम चूसनी पड़ेगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ जी, तो ठंड होने के पूरे चांस है। अगर कोई जो 30 तक परमाणु क्रमांक याद नहीं करता है तो साइंस में 1% की ठंड मान लेना काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको, पहले ही याद कर लेना। अब देखिए बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या पहले ये प्रश्न चल रहे थे हमारा समबारिक
या आइसोबार कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अब जैसे आर्गन है, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है 18 और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या होती है 40 दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग और द्रव्यमान संख्या समान आपस में क्या कहलाते हैं, समबारिक। तो ये आर्गन और कैल्शियम आपस में क्या है, समबारिक। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। ठीक है, और सम न्यूट्रॉनिक का मतलब ऐसे तत्व जिनमें क्या किसकी संख्या समान है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो क्या ये समस्थानिक है, ये बिल्कुल समस्थानिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि समस्थानिक के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान, जो कि इनके नहीं है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 14 है, इसका कितना है 15 है। ठीक है, ये क्या आइसोबार है, क्या समबारिक, क्या द्रव्यमान संख्या समान है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये न समस्थानिक है, न ये आइसोबार या समबारिक है, न ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इसमें 14 है, इसमें 15 है। तो फिर सर ये क्या है, ये सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि 30 में से 14 घटाओगे तो आएगा 16। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो, तो 30 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा 16, और 31 में से 15 घटाओगे तब भी कितना आएगा 16। तो ये जो स्पीसीज है ये सम न्यूट्रॉनिक है, तो हमारा आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या ठोका है, डी ठोका, याद कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या सेकंड, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाला पर्सन। देखिए नेक्स्ट पर्सन है, मधुमेह या डायबिटीज रोग का संबंध है, ऑप्शन देखते हैं, यकृत, मस्तिष्क, अग्नाशय और छोटी आंत। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मधुमेह या डायबिटीज रोग का संबंध किससे है, अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज भी कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है, पैनक्रियाज। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। क्यों, क्योंकि भाई साहब अग्नाशय या पैंक्रियाज शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। और ये याद क्या करना है कि सर अग्नाशय या पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अरे कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और इंसुलिन हार्मोन की कमी अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो जाती है तो उसके अंदर मधुमेह, डायबिटीज, या जिसे आप शुगर कहा जाता है, या जिसे आप शुगर बोलते हो आमतौर पर भाषा के अंदर। ठीक है, तो मधुमेह या डायबिटीज रोग का संबंध किससे, अग्नाशय या पैंक्रियाज से। कई लीवर ठोक के आते हैं, और कई लाला ज्यादा ही थोड़े एडवांस, ज्यादा होशियार है, वो मस्तिष्क ठोक के आ जाते हैं, कई कुछ भी पेल के आ जाते हैं। तो पेलो मत भाई, जो मैं फड़ा रहा हूं इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। सभी प्रश्नों पर एक बार वीडियो समझ में नहीं आता तो बहुत सारी वीडियो, तू कई ऐसी वीडियो तू बार बार देखता है, इसको भी देख ले लाला, तेरा काम हो जाएगा, भला हो जाएगा, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और फालतू की वीडियो तो बार बार चला के, हाँ जी, एक एक मिनट पे स्टॉप कर करके देखता है, तो लाला ये स्टॉप करके देखेगा तो भविष्य फ्यूचर बन जाएगा तेरा। ठीक है, याद रख लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो मधुमेह या डायबिटीज या शुगर रोग का संबंध किस ग्रंथि से है, अग्नाशय या पैंक्रियाज। अरे गुरुजी पैंक्रियाज क्यों बता रहे हो, अरे कभी कभार एग्जामिनर के खुजली चल जाती है, अग्नाशय तो सबको याद है लेकिन पैंक्रियाज किसी को याद नहीं है, क्योंकि पैंक्रियाज आते हैं आधों का दिमाग खराब, तो अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं लाल। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या थर्ड, पर्सन संख्या थर्ड है, देखिए क्या, कार्बन 6 13 तथा कार्बन 6 12 एक दूसरे से भिन्न है। कैसे भिन्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो लाला क्या याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। क्या इंपोर्टेंट बात है कि देखिए ये एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। देखो इसमें अगर बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 6, और इसमें भी कितने हैं 6। प्रोटॉन क्या होते हैं, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें इसके परमाणु क्रमांक 6, इसका भी 6, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे 6, और इसमें भी कितने होंगे 6। ठीक है, अब इंपोर्टेंट बात क्या है, एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, कैसे, हाँ जी, अब जैसे 13 में से अगर आप 6 घटाओगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और 12 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा 6। तो एक दूसरे से कैसे भिन्न है, ठीक है, ये न्यूट्रॉन से भिन्न है। किससे भिन्न है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, इसमें कितनी है 7 और इसमें कितनी है 6। ठीक है, तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है, याद कर लेना भाई, ऐसे पर्सन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है पर्सन संख्या 4, पर्सन संख्या 4 है लाला, हाँ जी, पानी का शुद्ध रूप है वर्षा का पानी, नदी का जल, झरने का पानी और समुद्री जल। तो पानी का शुद्ध रूप किसको माना जाता है, वर्षा का जल। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और वर्षा के जल का पीएच मान 7, वर्षा का जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक। ठीक है, और ये भी याद कर लेना, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B12, जिसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है रे, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अरे कौन सी धातु, कोबाल्ट धातु। सारे इंपोर्टेंट पर्सन याद करने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5, हाँ जी, पर्सन संख्या 5 भी धमाकेदार वाला पर्सन है लाला। क्या लाला, हाँ जी, एक तत्व की परमाणु संख्या 25 तथा
परमाणु भार 55 है तो उसमें है, देखिए क्या, अरे मान लीजिए परमाणु संख्या 25, मेरे को नहीं पता कि 25 पर कौन आता है तो x लिख लेता हूं मैं। अब देखो सब कुछ दे रखा है कि परमाणु संख्या कितनी है 25, ठीक है, और परमाणु भार 55। परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब सर क्या, तो इसमें के अंदर क्या क्या है, देखिए इसमें अंदर अब सारा निकाल लेते हैं। इसमें प्रोटॉन कितने हैं दोस्तों, तो प्रोटॉन 25 हैं, और परमाणु क्रमांक कितना है इसका 25, जिसको जेड से दर्शाते हैं। ए कितना है इसका, द्रव्यमान संख्या 55 है। अगर बात करें इसमें न्यूट्रॉन, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो जब आप 55 में से, काफी इंपोर्टेंट बात है, जब आप 55 में से 25 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात है, 55 में से जब आप 25 घटाओगे तो 0, और 5 में से 2 गया तो 3, कितने आएंगे 30 आ जाएंगे। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे दोस्तों, 30 आ जाएंगे, काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। अब अपन बात क्या करते हैं, देखो किसके प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 25 और परमाणु भार 55 है, तो उसमें देखो प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 25, न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 30। इसके अंदर बात करते हैं 25 प्रोटॉन 25 न्यूट्रॉन, 55 प्रोटॉन 55 न्यूट्रॉन, तो ये तो दोनों वैसे ही कैंसिल हो गए। अब बात करते हैं 25 प्रोटॉन, सही बात है, लेकिन 25 न्यूट्रॉन थोड़ी होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे 30 होंगे, तो कौन सा है 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या करना है, कोई भी तत्व होता है उसके अंदर अगर उसकी न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या उसमें से परमाणु क्रमांक में से घटा दो। 55 में से आप 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा रे, 30 आ जाएगा। तो इसके अंदर 30 न्यूट्रॉन और 25 प्रोटॉन हो जाएंगे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न आते हैं। अब देखो दोबारा बता देता हूँ, हमारे को पता नहीं है कि कौन सा तत्व, तो x लिख लिया। अब इसमें परमाणु संख्या 25 दे रखी है, द्रव्यमान संख्या कितना दे रखा है 55, ठीक है। अब इसका परमाणु क्रमांक जिसको z से दर्शाते हैं 25, प्रोटॉन भी कितने, जितने परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 25। अब बात करें द्रव्यमान संख्या ऊपर दे रखी है 55 हो जाएगी। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, n 55 में से 25 घटा देंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाने पर न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो जब आप 55 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन 30 और प्रोटॉन कितने आ जाएंगे 25। कौन सा आंसर है, फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आराम से, आप अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा देखें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाँ जी देखिए, एक उदासीन परमाणु से किनके निकलने से धनात्मक बनता है, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो भाई साहब मैंने बता दिया था कि प्लस माइनस का लफड़ा कब पैदा होता है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में गड़बड़ी होती है, ठीक है। क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है, धनावेश कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है, धनावेश, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। अगर किसी तत्व पर अगर मान लीजिए प्लस आ रहा है तो उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या कहलाती है रे, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या कहलाती है, ऋणावेश कहलाती है, ठीक है। अच्छे प्रश्न आएंगे इस बार, क्योंकि बहुत टाइम मिला है बच्चों को तैयारी करने के लिए, तो याद कर लेना भाई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश। तो उदासीन परमाणु से किनके निकलने से धनात्मक बनता है, हाँ जी काफी इंपोर्टेंट बात। अब देखो क्या इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है, धनावेश। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या में गड़बड़ी से धनावेश बनता है, ठीक है। लो जी, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है, प्रकाश की प्रकृति है तरंग कण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की प्रकृति क्या है, तरंग भी है और कण भी है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। प्रकाश की द्वैत प्रकृति प्रचलित है वर्तमान में, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, प्रकाश तरंग के रूप में भी गति करता है और प्रकाश कण के रूप में भी गति करता है। लो जी, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv² अपॉन r, mgh और mv। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh। और गतिज ऊर्जा का क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। ये किसका है, ये गतिज ऊर्जा का है दोस्तों, और ये कौन सा है, स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो आप बताओ इसका 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन घटना के कारण, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत धमाकेदार वाला प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10,
प्रश्न संख्या 10 है, ये भी धमाकेदार वाला प्रश्न है दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न संख्या 10 है, छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? बैरोमीटर, पॉलीग्राफ, माइक्रोस्कोप, अल्टीमीटर। तो छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप का, ठीक है। और बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब का मापन करता है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? बैरोमीटर। झूठ पकड़ने वाला यंत्र, झूठ पकड़ने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ, ठीक है। और अल्टीमीटर ये विमानों की ऊंचाई मापने वाला उपकरण है। याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है कि विमानों की ऊंचाई मापने वाला उपकरण कौन सा है? अल्टीमीटर, ठीक है। और ये सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए काम में आने वाला यंत्र है माइक्रोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है लाला, मनुष्य शरीर का तापमान गर्मियों में अधिक होता है, सर्दियों में कम होता है, वातावरण के अनुसार बदलता है, नियत रहता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है कि मनुष्य शरीर का तापमान न गर्मियों में अधिक होता है, न सर्दियों में कम होता है, न वातावरण के अनुसार बदलता। अरे मनुष्य शरीर का तापमान तो नियत रहता है। तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरे डी हो जाएगा। अब आपको देखो धमाकेदार वाले प्रश्न बताता हूं जो इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और आर्मी का ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जिसमें मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हो। आप चाहे से जीडी ले लीजिए, टेक्निकल ले लीजिए, ट्रेडमैन ले लीजिए, नर्सिंग असिस्टेंट ले लीजिए, कलरक ले लीजिए, तो सभी ट्रेड के अंदर बच्चा सिलेक्ट हुआ है। और जो मैं पढ़ाता हूं इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों जो पिछले 51 टेस्ट के अपलोड वीडियो हैं उनको जरूर देखें अगर आपको साइंस में एक भी % गलत नहीं करना है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि मनुष्य शरीर का तापमान होता है, देखिए 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। बहुत धमाकेदार वाला प्रश्न है। कभी कभार फ़ारेनहाइट में आते हैं तो सारे ऑप्शन फ़ारेनहाइट में है, तो फ़ारेनहाइट जच्चा के दबा के पे लो। और अगर सेल्सियस में तो सेल्सियस में बता दो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। और ये भी याद रखना है कि मनुष्य शरीर का तापमान कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस। अरे कौन नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस। मनुष्य शरीर का तापमान किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। अब देखो बात करते हैं जैसे मान लीजिए गर्मियों के बारे में। अब जैसे आपको बताता हूँ कैसे, कुछ भी चीज़ रटने की नहीं है। जैसे गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर कितना होता है? आप मानो 40 से 45 होता है, ठीक है। और अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कितना रहेगा? 37 रहेगा। अब देखो बाहर का ज़्यादा है तो बॉडी का भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अरे सही बात है कि नहीं? तो मान लीजिए 37 से बढ़कर मान लीजिए 40 हो गया। और जैसे ही अपनी बॉडी का आंतरिक तापमान 37 से बढ़कर 40 हुआ तो अपनी बॉडी के अंदर तेज पसीना आ जाएगा। और तेज पसीने से आने पर आपको देखना ऐसे ठंडक सी महसूस होती है। तो जैसे ही तेज पसीना आएगा तो वापस जो 40 जो टेम्परेचर बढ़ गया था, ठीक है, इंटरनल, वो वापस कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। तो गर्मियों में तो पसीना। बात करते हैं सर्दियों में। तो सर्दियों में देखो बाहर का टेम्परेचर होता है 10 से 15, ठीक है, और अपनी बॉडी का कितना है? वही 37 रहेगा, चाहे से सर्दी हो या गर्मी हो। अब बाहर का कम है तो अपनी बॉडी का भी क्या हो जाएगा? कम होने लग जाएगा। तो फिर 37 से घटकर मान लीजिए 32 आ गया। जैसे बॉडी का कम हो जाए, ठीक है, तो आपको पता है अपनी बॉडी के अंदर कंपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी छठ है ना सर्दियों का मान, ठीक है। तो जैसे दूसरी छठती है तो उससे हीट उत्पन्न होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो घटा हुआ टेम्परेचर है वो वापस बढ़ जाता है, ठीक है। तो वापस 32 से 37 आ जाएगा। अरे तो गर्मियों में तो पसीना और सर्दियों में बॉडी के अंदर कंपन, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने के प्रोसेस है। ऐसे ही हिलने में नहीं मजा नहीं आता बॉडी को, ठीक है। तो ये जरूरी है। आपने सुना होगा कि सर्दी में 4 वर्ग लोगों की मौत। अरे भाई साहब बॉडी का टेम्परेचर तो कम हो जाता है लेकिन टांगड़े हालते ही नहीं है, नहीं हाले तो बॉडी का टेम्परेचर भाई साहब घटा हुआ कैसे बढ़ेगा? इसलिए वर्ग व्यक्तियों की मौत हो जाती है सर्दी के अंदर, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है, धमाकेदार वाली बात है। लो जी, पूरा मैंने आपको इसको डिटेल से समझा दिया। अब सर ये बताओ कि 37 क्यों जरूरी है? अरे लाला तेरे बॉडी के अंदर है ना जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही है। अरे सर ये जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? भाई साहब पाचन कर रहा है कि नहीं कर रहा, श्वसन कर रहा है कि नहीं कर रहा, उत्सर्जन कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर तेरी शादी हो गई तो तू माहौल भी बना रहा है, जनन तंत्र काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर जो ये क्रियाएं चल रही है इनको ही जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। ये तेरे बाहर तो चल रही नहीं, अंदर ही चल रही है। तो इनको चलाने के लिए टेम्परेचर चाहिए, वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। कम ज्यादा होगा तो बॉडी रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो याद कर लेना। अब कम ज्यादा होगा तो कैसे प्रोसेस होंगे वो बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, देखिए। हाँ जी, ओम के नियम से कौन सा समीकरण संबंधित है?
पीवी बराबर एनआरटी, वी बराबर आईआर, डब्ल्यू बराबर एफएस और पी बराबर एमवी। तो ओम के नियम से कौन सा समीकरण संबंधित है? वी बराबर आईआर। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद कर लेना। अरे पीवी बराबर एनआरटी ये आदर्श गैस का समीकरण है, याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। आदर्श गैस का समीकरण याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आदर्श गैस का समीकरण कौन सा है? पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, ये कार्य का सूत्र है W बराबर एफ इंटू एस। ठीक है, काफी बार आया हुआ प्रश्न है। ये संवेग है, संवेग होता है, संवेग को P से डिनोट करते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अरे द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है, m इंटू वी। तो P बराबर m इंटू वी किसको दर्शाता है? संवेग को। तो W बराबर F इंटू एस, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ये किसको दर्शाता है? कार्य को। V बराबर आर, V बराबर आई आर, ये ओम का नियम है। और ये आदर्श गैस समीकरण है, PU बराबर एनआरटी। धमाकेदार वाला प्रश्न। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, देखिए निम्न में से कौन सा गति का समीकरण गलत है? देखिए S बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, V बराबर U प्लस AT, V स्क्वायर बराबर, अब देखो इसको थोड़ा सा करेक्शन करना है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर और V स्क्वायर प्लस 2AS, यहाँ प्लस लगा लेना है, यहाँ प्लस कर लेना और यहाँ बराबर कर लेना। ठीक है, ये काफी थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस AS, काफी इंपोर्टेंट बात। अब देखो क्या ये रहे भाई साहब, काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे गति का जो प्रथम समीकरण है ना, V बराबर U प्लस AT, ये गति का प्रथम समीकरण है। गति का कौन सा समीकरण है रे? प्रथम समीकरण। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है? S बराबर UT प्लस 1/2, ये गति का द्वितीय समीकरण है। अरे गति का कौन सा है? द्वितीय समीकरण। नेक्स्ट V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये गति का कौन सा समीकरण है रे? गति का तृतीय समीकरण है। याद कर लेना भाई, इनको आप अगर कॉपी के अंदर बार बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे, याद करने हैं दोस्तों। ठीक है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये गति का तृतीय समीकरण। गति का प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT, और गति का द्वितीय समीकरण हाँ जी S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, तो 13वीं का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा रे? डी आ जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, हाँ जी, रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन देखते हैं, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, विलियम हार्वे, कोल एंड स्टीनर। तो रोगाणु सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। हाँ जी, लुइस पास्चर ने। लो जी, तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे प्रतिरक्षा का जनक, प्रतिरक्षा का जनक, प्रतिरक्षा का जनक किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज याद कर लेना मेरे प्यारे भावी फौजियों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। काफी इंपोर्टेंट बात है। और रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की खोज किसने की रे? कोल एंड स्टीनर ने। याद कर लेना, धमाकेदार वाले 3% ये हैं कि प्रतिरक्षा का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे। और रक्त समूह की खोज किसने की? कोल एंड स्टीनर ने। साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं सारे प्रश्नों को लिखो और याद करो, आप पेपर को दूसरे को फोड़ के आओगे। मैं बोल रहा हूं लॉलीपॉप प्रश्न आते हैं आर्मी के अंदर। ठीक है, आराम से आप आर्मी का, इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम आराम से पास कर सकते हो अगर किसी के थोड़ा बहुत भी अगर वर्दी का जुनून है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे दौड़ पास करते हैं, ठीक है, मेडिकल में फिट होते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। सिलेक्ट वही होता है जिसके अंदर रियल के अंदर अंदर से आग लगी हुई है, इस बार वर्दी चाहिए, वो उसी को वर्दी प्राप्त होती है। ऐसे हर किसी को वर्दी प्राप्त नहीं होती, और हर किसी को देश के लिए मर मिटने का मौका नहीं मिलता। तो दोस्तों इस बार अच्छा मौका है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सब कुछ हर कोई विद्यार्थी नहीं कर सकता है। हर विद्यार्थी सक्सेस हो सकता है अगर उसके अंदर जुनून है तो। ठीक है दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों जब एक चिड़िया घोंसला बनाती है तो जब वो तिनके को उठाकर घोंसले तक ले जाती है, कई बार तिनका गिरता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, वो उसको अपना लक्ष्य दिखता है। अगर दोस्तों सोते खेलते और कुछ भी करते समय अगर आपको अपना लक्ष्य दिख रहा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती आर्मी के अंदर। तो दोस्तों आप जब आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो जाओगे तो भाई साहब जिंदगी भर सम्मान मिलेगा आपको। और अगर जिंदगी भर सम्मान के लिए कोई विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ सकता तो फिर वो भाई साहब वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आर्मी का जो एग्जाम पास कर लेगा वो देश का भविष्य फ्यूचर है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। देखिए प्रश्न संख्या 15 है,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का एक उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं, मस्तिष्क, रक्त, यकृत और अमाशय। तो देखिए यहाँ रक्त एक उत्तक का उदाहरण है। रक्त एक प्रकार का कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और ये भी याद कर लेना, रक्त का पीएच मान 7.4 कैसा होता है? हल्का सारीय। अरे कैसा होता है? हल्का सारीय। याद कर लेना, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर, जो कुल शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत? 7%। और ये भी याद करना, प्लाज्मा कुल रक्त का कितना प्रतिशत? 55%। और रक्त कणिकाएं कुल रक्त का कितना प्रतिशत? 45। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और तीनों प्रकार की रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। पूछा जाता है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मेरो में, क्योंकि अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बोन मेरो कहा जाता है। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेसिस का टेस्ट नंबर 52। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेसिस के पिछले 51 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। और दोस्तों अगर आपको ईमानदारी से वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ईमानदारी से दोस्तों, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि अगर भारत के किसी भी कोने में अगर कोई विद्यार्थी इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस तक ये वीडियो जाना चाहिए दोस्तों। तो आप इसको आग की तरह फैलाओ और सारे मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ठोको भाई कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। देखते हैं किसकी तैयारी कैसी है, और जिसकी तैयारी कमजोर है उसको मैं होशियार बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपके 15 में से कितने % सही है, एक भी % गलत नहीं होने दूंगा। अगर आप होशियार हो तो आपको मैं इंटेलिजेंट बनाना जानता हूं दोस्तों। तो आप ज्यादा से ज्यादा सारे भाई लोग, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो कि आपके 15 में से कितने % सही है। दोस्तों आपकी सक्सेस और आपको सफलता दिलाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। और दोस्तों अगर कोई भी कमी रहती है तो आप बिल्कुल मेरे को बेझिझक पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको प्रयास आपका बिल्कुल पॉजिटिव दिशा में होना चाहिए। तो सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।